साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं जिस बात पे बात करने वाला हूँ, वो अब एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। आपने जैसा आईसीएमआर दे दिया, सीएसआईआर दे दिया और सभी के आपको आंसर कीज़ मिल चुके हैं। आपने अपने नंबर कैलकुलेट कर लिए होंगे। कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। बट कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, ठीक है? जितनी एक कट ऑफ के लिए चाहिए होती है। और कुछ ऐसे होंगे जिनके बहुत कम आ रहे होंगे, तो उनको तो क्लियर होगा कि मुझे अब क्या करना है। बट कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पर होते हैं, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए क्या इस समय उनको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? चूँकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी आपके आगे और भी एग्ज़ाम्स पड़े हुए हैं जो आने वाले हैं। हालाँकि जो गुज़र गया वो गुज़र गया, उसका एक अपना महत्व था। बट फिर भी अभी आपको इन द मतलब जब आपका नई चीज़ें स्टार्ट होंगी तो आपको गेट देने को मिलेगा या फर्दर आपको जो एक नई तैयारी करनी है या सीएसआईआर ही जैसे बोला हुआ है कि हम इस साल 2 एग्ज़ाम लेंगे। हालाँकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस साल दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब उन्होंने इस तरीके से शिफ्ट कर लिया है कि एक शिफ्ट वो सितंबर में पेपर कराएँगे और एक वो फरवरी में कराएँगे। बट फिर भी अभी इस पे कुछ कंक्लूसिवली बोलना सही नहीं है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि अगर वो दिसंबर में भी एक पेपर या जनवरी के आस-पास करा भी देते हैं, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। राइट? तो यहाँ पर हम बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो आपका आईसीएमआर जेआरएफ के कट ऑफ के बारे में होगा, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे और अभी आपके रिगार्डिंग जो क्वेरी है कि अभी इसकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी, ठीक है? फाइनल आंसर की कब तक आएगी? फाइनल रिज़ल्ट डेट आपका क्या होगा? कब तक रिज़ल्ट आपके हाथ में आ सकता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और पर्टिकुलर आपका जो कट ऑफ है, वो कहाँ तक जा सकता है? तो इस पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं पहले ही लगा देता हूँ, ठीक है? और वो डिस्क्लेमर आपके लिए ये है कि यहाँ पर ये मेरा एक मतलब ओपिनियन कह लीजिए या मेरी एक इस मतलब मैंने एक जिस तरीके से मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैंने इन सब चीज़ों को तैयार किया है, तो ये चीज़ें सही भी हो सकती हैं या गलत भी हो सकती हैं। ठीक है? इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट एक चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जिससे आप खुद भी डिसीज़न ले सकें कि क्या आप कितनी कट ऑफ को आप मान सकते हैं, ठीक है? और ताकि आप नई दिशा में आगे बढ़ सकें, अगर आपके पास कोई अदर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मान लीजिए कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो नई तरीके से स्टार्ट कर दीजिए या अगर आप रिपीटर्स ही हैं और अगर आपके पास कोई और अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो आप इसके चक्कर में अभी रुकिए मत। तो मेरा मोटो केवल इतना है आपको बताने का, बाकी आप फाइनल डेट का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन हर एक समय कीमती है। आप अभी एक डायलेमा की स्थिति में हैं कि मेरा होगा, नहीं होगा, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा रिज़ॉल्व करने के लिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर यहाँ पर है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, ये जैसे कि मैंने 2 महीने पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, 3 महीने पहले अप्रॉक्स, तो मैंने वहाँ पे डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम हो चुका था, मैंने वहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ों में क्या रखा है, तो आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर आके इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस किया था, उसी के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो को आप देखिएगा। मैंने 185 बोला था कि डीबीटी की कट ऑफ होगी, ठीक है? और बोला था कि स्लाइटली कम जाएगी पिछली बार से और वैसा ही लगभग हुआ था डीबीटी के कट ऑफ में जो कि 186 जो कि डीबीटी की कट ऑफ गई थी। तो चीज़ें हिट कर रही हैं, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके रिगार्डिंग भी कुछ आपको बता दूँ, ठीक है? या एक आपको क्लियर पिक्चर दे दूँ कि आपकी कब डेट्स हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं। बाकी आप स्वयं डिसाइड करिएगा कि आपको क्या सही मानना है, क्या नहीं मानना है, ठीक है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे कोई भी बात हवा में नहीं की जाती है कि 2018 में ये कट ऑफ गई, 2017 में ये कट ऑफ गई, 2019-20 में ये गई, तो अब हम कह दें कि 2022 में ये जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, आपके कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमने 2 डीबीटी वाले पेपर में भी हमने उस चीज़ को समझा था और इस पेपर में भी मैं आपको समझाऊँगा कि एक्चुअल में आप कैसे इस कट ऑफ को देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2019 में, तो हालाँकि मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, 2019 का मैंने लगा तो दिया है, बट 2019 से या उसके पहले क्या हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, वो भी आप समझ लीजिए क्योंकि ये जो एक दौर था, ये आपका एक अलग दौर था, ये कोविड का पीरियड के पहले का दौर था, ठीक है?
जहाँ पे आपके सारे एग्ज़ाम, सारी चीज़ें बहुत ही मतलब आसानी के साथ चल रही थी, कोई हिंड्रेंस नहीं था, कुछ नहीं था, टाइम से पेपर हो रहे थे, ठीक है? और इसके अलावा तब अगर आप आईसीएमआर को देखेंगे, तो ये केवल भारत में केवल 12 शहरों में पेपर कराता था, ठीक है? और अगर मैं यूपी की बात करूँ, तो यूपी में केवल 1 सिटी में पेपर होता था, जो कि केवल वाराणसी था, ठीक है? इवन अगर आप राजधानी में भी आएँगे, तो आपको लखनऊ में भी सेंटर नहीं मिलते थे। तो ओवरऑल द स्टोरी कहने का मतलब ये है कि जब आपके सेंटर कम होते हैं, ठीक है? और उस टाइम तक जिस तरीके से मैंने अपने डीबीटी वाले वीडियो में बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर साल एग्ज़ाम कोई भी हो, उसकी जो लेवल होगा वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ ही होगा, कभी रेयर केस होता है कि वो डिक्रीज़ होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी जो टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आई, ठीक है? जो एक रिवॉल्यूशन आया, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी आसान भी हुई, ठीक है? और हर व्यक्ति के पास संसाधन आ गए कि वो चीज़ें पढ़ सकता है आज इंटरनेट के माध्यम से। नहीं तो आप अगर 2018-19 में अभी कभी सीनियर से अगर आप बात करेंगे तो वो लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू कराते थे, फिर पढ़ते थे बट आज आपके पास एक पूरा पीडीएफ का सेट होता है कि आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, आप लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। तो चीज़ें जो हुई हैं वो आसान हुई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2018-19 से आप केवल पेपर के पैटर्न से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं बट आप उससे कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये बात हो गई सिटी में कम होती थी लेकिन जब ये कोविड के बाद क्या हुआ आईसीएमआर ने 2020 में अपने नंबर ऑफ सेंटर्स को इंक्रीज किए तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी ज़्यादा पहुँचे। भाई ऑब्वियस सी बात है अगर आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो उनको अपने बहुत चीज़ों को देखना पड़ता होता है, अपने फैमिली से डिस्कस करना होता है। बट अगर आपके एरिया में ही अगर आपको सेंटर मिल जाता है, तो आप आसानी से वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर थे, तो 2019 को मैं इस पूरे खेल में नहीं लाऊँगा। बस केवल एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली बात है इस बार जो जनरल की कट ऑफ 2019 में गई थी वो 63.40 कट ऑफ थी, ठीक है? 21 जुलाई को ये पेपर हुआ था, 8 अगस्त हालाँकि ये इनका सीधा कॉन्सेप्ट है कि जुलाई में पेपर लेते हैं और आफ्टर 3 डेज़ एग्ज़ाम के, ठीक है? मान के चलिए ये 24 या 25 जुलाई को, ठीक है? इन्होंने अपना आंसर की दे दिया था और चैलेंज करने के लिए, फिर आपने 27-28 जुलाई तक जो भी आप चैलेंज किए होंगे 8 अगस्त को जो था ये इनका फाइनल आंसर की दे दिया था इन्होंने वेबसाइट पर अपने और उसके बाद जो इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया था अप्रॉक्स 1 मंथ लगा दिया था और 3 सितंबर को इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया था। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने 135 कैंडिडेट्स को क्वालीफाई कराया था, जो कि ज़्यादा है क्योंकि अगर आप देखते हैं इनके पास टोटल 150 फेलोशिप होती है, जिसमें 30 ये सोशल साइंस के लिए रखते हैं और 120 जो होती है वो लाइफ साइंस के लिए होता है। तो ये किसी भी फेलोशिप एजेंसी पर डिपेंड करता है कि वो कोई भी फेलोशिप का नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, मोस्टली इंक्रीज़ ही होता है। तो 135 इन्होंने 2019 में दिया था, ठीक है? इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं 2020 की अगर मैं बात करूँ, राइट अब यहाँ पे सारी स्टोरी को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे जो उन्होंने फेलोशिप का अमाउंट दिया वो 126 क्वालिफाइड बच्चों को कराया। हालाँकि जो इनका प्रॉमिस था कि हम 120 बच्चों को देंगे उसको उन्होंने पूरा किया बट जो पिछली बार इन्होंने 135 दिया था उससे थोड़ा-सा कम दिया तो इसमें कोई शिकायत करने वाली बात नहीं है। और ऊपर से आईसीएमआर के ऊपर लोड भी बहुत तगड़ा था। कोविड को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आईसीएमआर लीड कर रहा था, राइट? इसके बाद ये जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था बहुत डिले होते-होते 4 दिसंबर 2020 को ये पेपर कंडक्ट हुआ और 14 मतलब जनवरी को ये रिज़ल्ट इन्होंने आपको दे दिया था। मतलब 1 महीने 7 दिन के अंतर्गत इन्होंने काम कर दिया और उसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि उस टाइम पर कोई भी पेपर टाइमली कंडक्ट नहीं हो रहा था। तो चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, हर तरफ से चाहे वो कोई भी पेपर की एजेंसी रही हो, सीएसआईआर हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर हो, सबके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। तो शायद वो एक कारण हो सकता है। उसके अलावा एकेडमिक टाइम जो थी वो आपका डिले चल रहा था। इस वजह से शायद आईसीएमआर को लगा हो कि हमें सारे काम और जल्दी कर लेने चाहिए। तो ये वाला काम मैं आपको दिखाऊँगा कि 2020 में जो इन्होंने काम किया था, ये इन्होंने बहुत फ़ास्ट काम किया था। ये मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ। कि सबसे पहले इन्होंने 4 दिसंबर को पेपर लिया था। हालाँकि आंसर की जो इन्होंने दिया था वो 15 दिन के बाद इन्होंने दिया था। ये 17 दिसंबर 2020 में है पीजीआई चंडीगढ़ की वेबसाइट पर। लेकिन इसके बाद इन्होंने रफ्तार पकड़ी और 26 दिसंबर को इन्होंने फाइनल आंसर की दे दिया और आपके पास 12 जनवरी 2021 को आपको रिज़ल्ट मिल गया। राइट? तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कि किस तरीके से ये काम होता है। ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने 126 बच्चों को क्वालिफ़ाइड कराया और यहाँ पर जो कट ऑफ गई, ये मैं जनरल की ही बात कर रहा हूँ। बाकी ये आप जो भी आप कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, वो उसी अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा मैं जो कन्क्लूज़न बताऊँगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी गई, ये 68.80 कट ऑफ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये कट ऑफ काफ़ी हाई थी।
समझ रहे हैं? ये कट ऑफ हाई गई, लेकिन अब आप देखिए वही स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि जब आपने 2021 में पेपर कराया, यहाँ पे इन्होंने अब सितंबर में फिक्स कर लिया, हालाँकि पेपर इनको लॉजिकली जुलाई में कराना चाहिए, बट अब इन्होंने सितंबर में अपना फिक्स कर दिया है, सेशन के अकॉर्डिंग जो भी होगा। यहाँ पर भी इन्होंने केवल 126 बच्चों को क्वालीफाई कराया, तो 120 के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। 12 सितंबर को पेपर लिया और यहाँ पे इन्होंने 12 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो कि लगभग 2 महीने एग्ज़ैक्ट इन्होंने टाइम ले लिया। ठीक है? और कट ऑफ जो थी वो आपकी 67% थी। ठीक है? इसके बाद एक चीज़ और आप समझिएगा, जो ये 12 तारीख को पेपर हुआ था, इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, ये 15 सितंबर जैसा कि आपने इस बार भी देखा होगा कि विदिन 3 डेज़ आपको आंसर की दे दी गई। तो यहाँ पर भी आपको 15 सितंबर को आंसर की दी गई और उसके बाद जो भी चैलेंज-वैलेंज कराया गया, उसके बाद इन्होंने जो फाइनल आंसर की दी, वो 30 सितंबर को दिया। मतलब ये जो मैं उसका नोटिस ही लगाया हुआ हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब आप चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं, तो एप्रॉक्स उसके आप इतना समझ लीजिए कि 12 से 14 दिन के भीतर में आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगी। तो यानी कि मुझे लगता है कि 30 सितंबर इनका चैलेंज करने का आखिरी था। तो शायद ये 12 से 15 अक्टूबर के बीच में आपको फाइनल आंसर की दे देंगे और उम्मीद आप रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं कि आप अक्टूबर के मतलब एंड में तो थोड़ा कहना मुश्किल होगा, बट नवंबर के फर्स्ट वीक में ये आपको रिज़ल्ट दे देना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बीच में आपकी दीपावली वगैरह की छुट्टी पड़ रही है। तो फिर भी ये नवंबर के फर्स्ट वीक या एट लीस्ट आपको वही जो आपका जाएगा 12-13 नवंबर से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? बाकी अनटिल अनलेस कोई अगर बहुत अपने लेवल पे ये डिले ना करें, तो जो एक इनका ट्रैक चलता है, तो इस हिसाब से आप इनको ट्रैक कीजिएगा। राइट। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे आपको समझानी है, वो ये समझानी है कि अगर आप ये देखें कि अगर कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर आप जाते हैं, तो 68.80 आपका ये 2020 का पेपर में था और थोड़ा-सा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, मतलब एक बस 1.8% की गिरावट आई, जो कि 67% हुई 2021 में। तो उसका क्या कारण है, तो वो भी आप समझ लीजिए। कारण सिंपल सा इतना है कि जब ये पेपर 4 दिसंबर 2020 को हुआ और 2019 में इसका लास्ट पेपर हुआ था, ठीक है? और 2019 में कोई भी आपका जो जेआरएफ का एग्ज़ाम लास्ट हुआ था, वो दिसंबर में हुआ था, या गेट को अगर आप मान लीजिए कोविड के आने से पहले, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इस केस में क्या हुआ कि जो आपके स्टूडेंट्स थे, वो आपके एक्युमुलेट होते गए थे और इस टाइम पे मुझे जहाँ तक याद है कि जो सीएसआईआर ने भी अपना पेपर कंडक्ट कराया था, वो नवंबर में कराया था। तो कोई भी रिज़ल्ट आए नहीं थे, सारे बच्चे मतलब थे, केवल डीबीटी ने अपना पेपर कंडक्ट करा के रिजल्ट दे दिया था, तो लेकिन फॉर्म तो सारे बच्चे डालते हैं, समझ रहे हैं? तो एक तरह से सारे बच्चे एक्युमुलेट हो चुके थे, समझ रहे हैं? इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नो डाउट आप 7-8 मतलब महीने सफिशिएंट हैं मतलब जेआरएफ के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, मतलब कंटीन्यूअसली लग के अगर आप किसी अच्छे तरीके से बैठ कर भी तैयारी करते हैं, तो भी 7-8 महीने में आप एक अच्छी तैयारी पर आ जाएँगे। तो कुल मिला के कोविड का दौर था, बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो सारी चीज़ें एक्युमुलेशन की तरफ आ गए थे, ठीक है? जिस वजह से ये कट ऑफ इंक्रीज़ हुई थी और कोई कारण नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही एग्ज़ाम नॉर्मल अपने टाइम पे होने लगे, दोबारा आपका डीबीटी हुआ, सीएसआईआर हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो थी वो नॉर्मल आ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दूसरी कट ऑफ आई है, ये 67% हुई है। इसके पीछे कारण है क्योंकि डीबीटी ने अपना एग्ज़ाम करा लिया, ठीक है? सितंबर में, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती हैं कि धीरे-धीरे बच्चे जो थे वो निकलते चले गए, तो ये एक आपका मेजर कारण है, ठीक है? तो इसी वजह से मेरा ये बताने का मतलब है कि कभी भी आप कट ऑफ को इस तरीके से मत प्रेडिक्ट कीजिए कि 67 गया, 68 गया, 69 गया, पहले आप देखिए उस टाइम का क्या सिनेरियो था, राइट? तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी कवर हो गई, कब तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है, फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी वो, और फाइनल रिजल्ट एप्रॉक्स आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। अब मैं यहाँ पर एक पहलू पे और बात करना चाहता हूँ, ये होगा आपका कट ऑफ, ठीक है? तो कट ऑफ क्या हो सकता है, इस बात को समझिएगा। तो जो मैंने पेपर को एनालिसिस किया और मेरे चैनल पे आईसीएमआर पे मैंने काफ़ी फ़ोकस करके पढ़ाया था और बहुत सारे क्वेश्चंस जो नए बच्चे देख रहे हैं, वो इस बात को जान लें, और चाहे अगर आपको नहीं विश्वास है, तो आप जाके मेरे लेक्चर्स को देखिएगा। मोस्टली क्वेश्चंस जो थे, वो मेरे पढ़ाए हुए ही क्षेत्र से आए थे और बहुत सारे प्रिडिक्टेड क्वेश्चन भी आए, जो सीधा-सीधा पूछे गए थे। तो यहाँ पे सेक्शन ए था आपका और सेक्शन बी था। राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो एनालिसिस किया, मैं काफ़ी टाइम से आईसीएमआर को फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो सेक्शन बी जो था, जैसे इनका आता है वैसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेक्शन ए जैसा ये देते थे, एज़ इट इज़ वैसा नहीं दिया है। समझ रहे हैं?
बट फिर भी मैं इस कंक्लूज़न पे था कि 18 से लेके 22 क्वेश्चन करने वाले थे, ठीक है? लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन करने वाले रहते थे। समझ रहे हैं? मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा-सा गिरावट आया क्योंकि उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन्स नहीं पूछे थे। थोड़ा-सा इन्होंने मतलब कह सकते हैं ना जैसे कुछ क्वेश्चन जो इनके पेट्स होते थे वो नहीं आए थे, ना साइंटिस्ट के आए थे, कह सकते हैं या फिर नोबेल प्राइज़ वगैरह कह लीजिए या कुछ और भी चीज़ें जनरल फिनोमेना से क्वेश्चन नहीं पूछे गए उतने। तो वो जो मुझे लगता है कि वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, की फैक्टर होगा इसको डिसाइड करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो कट ऑफ होने वाली है, आप उसको जो भी कट ऑफ मतलब मान के चलिए जो भी कट ऑफ अगर मैं इसको मान लूँ, पिछले बार की कट ऑफ को अगर हम लेके चलते हैं 67% ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि 68 तो नहीं जाएगा जो कि आपका 2020 के जैसा, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें 1% की गिरावट मान सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कट ऑफ होने वाली है वो 65 टू 66% ठीक है? 65 टू 66% ये आपका जनरल का कट ऑफ होने वाला है और बाकी किस्मत सही रही तो क्या पता कि 1% और नीचे आके 64 भी हो सकता है, बट इसके नीचे जाना थोड़ा-सा चमत्कार ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2% की गिरावट आ सकती है इस कट ऑफ में ठीक है, बाकी ये मेरा एक असम्पशन है, हो सकता है ये सही हो सकता है ना सही हो, बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, कितने नहीं सहमत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो आपकी बी सेक्शन की वजह से कट ऑफ थोड़ी-सी फ्लक्चुएट करेगी, समझ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है बी नहीं ए सेक्शन की वजह से, तो कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगी, वो थोड़ी-सी 1-2% नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। बाकी मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, हो सकता है मेरी बातें गलत भी हो जाएँ, बट ये मेरा चीज़ें हैं तो ख़ैर इतनी बातों से इतना आप समझ लीजिए बाकी आपके जो रिमेनिंग जो आपके कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें अपने अकॉर्डिंग सेफ जो भी आपका बने, ठीक है? मतलब आप पिछली से थोड़ा-सा 1-2 नीचे मान लीजिए, ठीक है? तो ओवरऑल द स्टोरी यही है कि अगर आपके इसके बिलो नंबर आ रहे हैं, तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए वापस से या अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट मतलब मुझे लगता है कि आप 60% अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप कोई होप रखिए, ठीक है? वो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि वो अगर आप इतने नंबर पे अगर आपका होता है, तो वो एक मैजिक ही होगा फॉर जनरल कैटेगरी और कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट्स अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो बाकी लोग अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें और बाकी लोग जो हैं वो अगर इसके ऊपर आपके आ रहे हैं, मेरे ऐसा मानना है कि अगर आपके 68 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, तो आप अपना मौज करना शुरू कर दीजिए। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कट ऑफ का जो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शन है वो 65 टू 66% है, ठीक है? क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड पर आ चुका है, बीच में एग्ज़ाम्स भी आपके हो चुके हैं, तो अब कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? और रही बात है कि ये भी मतलब आराम से जो भी टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया कि कब तक ये आपके रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, तो उस पार्ट को भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। तो ये ओवरऑल बताने का मेरा विषय था। हालाँकि बहुत बच्चे इच्छुक थे इन चीज़ों को जानने के लिए, तो काफ़ी एनालिसिस करके ही मैंने ये बनाया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस बात से कितने सहमत हैं या असहमत हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए ताकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं जो आपके काम के ही हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।